सुप्रभात बच्चों। न्यू एरा पब्लिक स्कूल आपको उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षण दे रहा है। आप सबका हमारी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं हमारा जो पाठ चल रहा था उसको। बाकी लोग जब तक ज्वाइन होते हैं हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा है उसके बारे में। ऐसी कौन सी बात थी अभियान शुरू करने से पहले जिसकी वजह से बचेंद्री पाल और उनके जो साथी थे वो उदास हो गए थे? बताइए, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं मुझे। वहाँ पे एक शेरपा कुली की मौत हो गई थी, इसलिए वो उदास थे। बहुत अच्छी बात है बेटा। वहाँ पे एक शेरपा कुली की मौत हो गई थी, है ना, चट्टान के दस्तकने से, और 4 लोग घायल हो गए थे। इस वजह से वो लोग अवसाद के भाव उनके चेहरे पर आ रहे थे। अवसाद का मतलब होता है दुखी होना। बहुत ही अच्छी बात। अब वो लोग दुखी हो गए थे तो उनको उस चीज के लिए स्पष्ट किसने किया, क्या समझाया उनको और किसने समझाया? कर्नल खुल्लर ने। हाँ, बहुत अच्छी बात है। श्याम बोल रहा है ना? यस सर। यस, श्याम की आवाज को पहचानता हूं मैं। वेरी गुड श्याम। कर्नल खुल्लर ने समझाया। ठीक है, कर्नल खुल्लर का आपको नाम याद रहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई। बाकी लोग क्लैपिंग करेंगे शाम के लिए। ऐसे ही पढ़ाई करें आप लोग, जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई भी हमारी क्लास में अच्छा काम करता है। ठीक है, तो प्रोफेसर खुल्लर ने बताया। क्या बताया भाई प्रोफेसर खुल्लर ने? कौन बताएगा सर? उन्होंने स्पष्ट किया? जैसे महान अभियान में खतरों को कभी कभी खतरों के कारण मृत्यु भी हो सकती है और इस सहज भाव को हमें स्वीकार करना पड़ता है। कौन से भाव से स्वीकार करना पड़ता है? दुखद भाव से, सहज भाव। दुखद भाव से नहीं भाई। दुखद भाव का मतलब तो होता है दुखी होकर। दुखी होकर नहीं, सहज भाव से। सहज भाव से का मतलब खुशी खुशी। नहीं कहते हैं भगवान भाई जैसे रखे, सुख में रखे या दुख में रखे, भगवान आपकी इच्छा, अपना सब कुछ भगवान को दे, भगवान भरोसे कर देते हैं, है ना। सहज भाव का मतलब खुशी खुशी। ठीक है, सीधे भाव, न दुख से न खुश से। ठीक है, तो जो होता है वो होने देना है। दुख में दुखी नहीं होना है और सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं, खुश नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो सहज भाव यानी आसानी से। ठीक है, देखो कुछ लोग जो कुछ चीजें होती है उसको सहन नहीं कर पाते हैं, और सहन नहीं कर पाते उसकी वजह से या तो उनको शरीर से या मानसिक रूप से वो कैसे हो जाते हैं, बीमार जैसे हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल नहीं हो पाते, सामान्य नहीं हो पाते। और कुछ लोग क्या है, हर चीज को सामान्य रूप से लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको हमें स्वीकार करना ही होता है, चाहे हम दूसरे स्वीकार करें या खुशी खुशी स्वीकार करें। तो फिर क्यों ना खुशी खुशी इसको स्वीकार किया जाए। ठीक है, ऐसा प्रोफेसर खुल्लर ने कहा था, स्पष्ट किया। ठीक है, कि ये महान अभियान है, इसमें ऐसा होता ही रहेगा और इसमें आप घबराएं नहीं। ठीक है, ऐसा कहा था। अब इनकी जो दूसरी चौकी थी वो कितनी ऊंचाई पर थी भाई? 6000 मीटर। 6000। हाँ, 6000 मीटर की ऊंचाई पर दूसरी चौकी थी। उस चौकी पर पहुंचने के लिए रास्ता कैसा था, क्या बीच में पड़ता था, कौन बताएगा? पूरा मौका है आप सब। 6000 फीट की जो 6000 मीटर की जो ऊंचाई पर उनकी पहली चौकी बनी हुई थी, वहां पे जाने के लिए कौन से रास्ते से गुजरना पड़ता था, बीच में क्या पड़ता था, उसका जिक्र किया गया है टेक्स्ट बुक में। अगर उन्होंने टेक्स्ट बुक है, आप टेक्स्ट बोलिए। आप हिमपात के ऊपर वाले रास्ते पर। खम्बू हिमपात के ऊपर, माय डियर चिल्ड्रन। हाँ, बालक बालिकाओं आप देखिए, खम्बू हिमपात के ऊपर। मैं बुक में नहीं देख रहा हूँ, बुक मेरे पीछे है, मुझे याद भी नहीं करना है पर याद हो जाता है, आपको भी होना चाहिए, होगा। हाँ, खम्बू हिमपात। देखिए, आपको प्रोफेसर खुल्लर याद रह सकता है तो खम्बू हिमपात भी याद रह सकता है। रह सकता है कि नहीं रह सकता? सही कह रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, रह सकता है। ठीक है,
बहुत ही मनोयोग से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा बेटा। ठीक है, तो देखिए खम्बू हिमपात से गुजरना होता था वहां पर। ठीक है, अब ये पेरिच कब लौट आए थे भाई? इनके जो उपनेता थे उनका नाम क्या था? 26 मार्च को। 26 मार्च को। हाँ, 26 मार्च को, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और उनके उपनेता जो थे उनका क्या नाम था? अग्रिम दल के उपनेता प्रेमचंद जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो एक और चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको। वैसे तो आपको कुछ हद तक पता चल ही गया है कि कैसी पढ़ाई हो रही है हमारी, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब क्या कहते हैं, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपको पहले पढ़ाया दिया गया है वो अगली क्लास में मैं पूछता हूँ, राइट। तो वो है ना, आप थोड़ा सा फटाफट बोलने का कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि आपको पता तो है, आता तो है। ठीक है, तो वो जल्दी जितना आप बोलेंगे हम लोग आगे उतना जल्दी बढ़ पाएंगे। ठीक है, आपको भी मजा आएगा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, है ना, और मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया है, क्या समझ में आया है। अगर नहीं आता है तो आप बोल दे सर भूल गए हम, तो आप बता दीजिए तो मैं बता दूंगा, राइट। ठीक है। दूसरा एक चीज मैं और ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो एमईए का जो है हमारा टेस्ट, वो 13 को है, राइट। तो कल से, आज 10 है, कल 11 और 12 की जो भी हमारी क्लास शेड्यूल होगी, है ना, जो भी टाइम टेबल के हिसाब से, उसमें मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा। किसका? एमईए का। एक दिन एक चैप्टर का करेंगे, दुख का अधिकार का, दूसरे दिन हम लोग कर लेंगे रैदास के पद का, क्योंकि इसके बाद हमने लगभग 1-1.5 चैप्टर और चला दिया है। तो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी मिट्टी जम गई हो पहले जो पढ़ा है उस पर, तो हम लोग उसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, राइट। ठीक है, यस सर। यस सर। तो आप लोग उत्तर दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, जो लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि उन लोग सुन रहे हैं तो उनको भी रिवाइज हो रहा है। ठीक है, और हम लोग जो पढ़े हैं चिल्ड्रन, उसको हमें रिकॉल करना चाहिए। रिकॉल करना यानी उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, एक इमेज हमारे दिमाग में बननी चाहिए। इमेज का मतलब पिक्चर देख के जैसे चलता है कोई चीज हम याद करते हैं, तो चलता है कि नहीं चलता है, वैसा चलना चाहिए। ठीक है, बचेंद्री पाल है, ये एवरेस्ट पर्वत है, बर्फबारी है, उसको इमेजिन करना है, हमको ऐसा सोचना है कि वैसा हो रहा है, इन लोग जा रहे हैं। ठीक है, तभी आपको मजा भी आएगा और एक पिक्चर आपके दिमाग में बनेगी। ठीक है, तो आइए आगे शुरू करते हैं। आप लोगों ने उत्तर दिए, इसका मतलब आपको समझ में आया है। ठीक है, उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, अग्रिम दल किसको कहेंगे बता दो जरा फटाफट, बॉयज या गर्ल्स कोई भी। एक्सपीरियंस मेंबर जो होते हैं ना वो। हाँ, एक्सपीरियंस मेंबर तो होते हैं, मतलब अनुभवी होता है, लेकिन वो क्या करता है, अग्रिम दल वाले क्या करते हैं? बहुत अच्छा बताया गुड़िया ने, लेकिन थोड़ा सा मुझे और जानना है कि वो काम क्या करते हैं अग्रिम दल, उनका नाम अग्रिम दल क्यों रखा गया? सर जो सबसे पहले जाते और जो चेक करते सारी हाँ, सुविधाएं वो। बहुत अच्छी बात है बेटा, वो पहले जाकर सारी सुविधाएं हैं, सारी परिस्थितियां हैं, कैसे क्या चल रहा है, वो सब चीज देखते हैं। ठीक है, और वो पहले जाते हैं, इसलिए अग्रिम दल यानी आगे जो चलता है वैसा दल उनका नाम रखा गया है। बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो इसी तरह से आप पढ़ाई करें, जीवन में उन्नति करें। ठीक है, मम्मी पापा का, अपने परिवार का, गांव का या अपने शहर का नाम रोशन करें। ठीक है, ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए आगे, उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया यानी बताया कि कैसा क्या कंडीशन होता है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि उनके दल के कैंप ने 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, हिमपात यानी जब बर्फबारी होती है उसके ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। रास्ता साफ कर देना इज द सेंस, रास्ता किससे साफ किया होगा उन्होंने? बर्फ को रास्ते में क्या निकालने था? के लिए। हाँ, बर्फ जम जाती है जिसकी वजह से पूरा व्हाइट व्हाइट दिखता है और रास्ता कहाँ है ये पता नहीं चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आपको उसकी स्थिति थोड़ा सा समझने में दिक्कत इसलिए हो रही होगी क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं भारत में, वहां पर बर्फबारी नहीं होती। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कैसा होता होगा, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं जम्मू कश्मीर में या उधर हिमाचल प्रदेश या उस साइड जो लोग रहते हैं, ठीक है, लद्दाख वगैरह में, उनके लिए बर्फबारी होना एक आम बात। क्यों?
क्योंकि बर्फबारी वहां साल के कुछ महीने होती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके लिए वो जो चीज है वो एक सामान्य चीज है। समझ में आ रहा है? जैसे हमारे लिए पानी बरसता है तो कैसा सामान्य होता है, वर्षा ऋतु में पानी बरसता है कि नहीं बरसता, वैसे ही वहां पे बर्फबारी होती है। तो यहां से रीड कौन करेगा भाई? कोई भी कर सकता है, बॉयज गर्ल्स। उपनेता प्रेमचंद वहां से रीड करना है, इसी पेज पे रीड करना है, पेज नंबर 17 पे। कौन करेगा? जिसको भी रीड करना है अपने आप को अनम्यूट कीजिए और शुरू कीजिए रीडिंग। मैं सर। हाँ चलिए करिए। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल में कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वो वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चैनल थोड़ा जोर से पढ़िए। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल ना होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूसरे से थोड़ा सा बेटा जोर से पढ़िए ताकि सब लोगों को सुनाई दे सके। या तो आप अपना वॉल्यूम चेक कर लीजिए एक बार फोन का। मैं पहुंच की होकर खड़ी रह गई। लोहचो और नुत्से की ऊंचाई से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का व्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे अंतरताल बस बेटा, वेरी गुड। अभी और कौन पढ़ेगा भाई गर्ल्स में से? फातिमा, प्राची, कौन पढ़ेगा? निशा, और कौन है? आस्था, पृथ्वी, विशा, लिखिता, कौन पढ़ेगा? ओके, विशा जोशी को नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क इशू है तो आप पढ़िए। नेटवर्क देखो, नेटवर्क आगे पीछे होता रहेगा, वो सब चीजें होती रहेगी, जो हमारे हाथ में नहीं है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग पढ़ें। आप लोग अगर पढ़ते हो सही तरह से, आपको पढ़ने की प्रैक्टिस होती है, रीडिंग होती है, आपका रीडिंग स्किल इम्प्रूव होता है, तो हमें वही चाहिए। नेटवर्क इशू हो नहीं हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। अभी ये जो लड़का पढ़ रहा था उसमें भी
ओके, ईशा जोशी को कुछ और प्रॉब्लम भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और भी पढ़ सकता है, मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग अपनी स्वेच्छा से पढ़ें, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, और पढ़ने की प्रैक्टिस आपको होती रहे, ठीक है, अभ्यास आपको होता रहे। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, ठीक है, यानी बार बार कोशिश करने से काम अच्छा से और अच्छा और अच्छा और अच्छा होता जाता है, ठीक है। आपको जो याद करना है, पढ़ना है, वो भी पढ़ के ही होगा, तो पढ़ने की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना जल्दी आप पढ़ के समझ सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलिए, कौन पढ़ेगा? मुझे एक और बच्चे से पढ़वाना ही है। मैं किसी एक को बोल सकता हूँ कि आप पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप लोग अपनी मर्जी से पढ़िए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बोल सकता हूँ किसी को। पृथ्वी को भाई नेटवर्क इशू है, तो बाकी लोग बोलिए ना, सभी को तो नेटवर्क इशू नहीं हो सकता। हाँ, आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैंने पहले बोला। हाँ, आप पढ़ लीजिए बेटा। हाँ, आपको बाद में पढ़ा देते हैं, पहले एक बॉय एक गर्ल को भी पढ़ाए, क्योंकि गर्ल्स बहुत सारी ऑनलाइन है और ये आगे आके नहीं बोलती है कि हम पढ़ें, ठीक है, इसलिए मैंने गर्ल के लिए बोला आज, नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़वाते हैं बेटा, चलो पढ़ो बेटा। भाई ये जो भी गर्ल बोल रही थी कि मैं आई, वो उसको यस सर गया है, आप पढ़िए बेटा। यस, पढ़िए आप, बाकी लोग उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खंभू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मी जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। वो 6000 मीटर है बेटा, ठीक है, मी करके बिंदी है, मतलब वो क्या है, मीटर है। यस सर। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों, उसको एक मिनट, उसको चिन्हित पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? चिन्हित। झंडियों से रास्ता चिन्हित कर। आप उसको एक मिनट आप बोलिए ना एक बार, चिन्हित। देखो, चिन्हित किससे बना है? चिन्ह से बना है। चिन्ह का मतलब इंडिकेशन है ना, जो हमें बताता है। चिन्ह से क्या बना है? चिन्हित, यानी चिन्हित करना, कोई चिन्ह लगा देना वहां पर, ठीक है। मैं समझाता हूँ अभी इसको। दूसरी एक बात यह है कि कोई भी बच्चा, बॉय या गर्ल पढ़ रहा है और मैं डिस्टर्ब करता हूँ बीच में, मतलब आप लोग जैसे पढ़ रहे हो और कोई वर्ड गलत पढ़ रहे हो, तो उसी समय उसको सही करवाना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या है, बाद में भूल जाएंगे या बाद में टाइम नहीं रहेगा और वो रह जाए तो फिर आप गलत ही पढ़ते रहोगे, है ना। ऐसा नहीं हो, इसलिए मैं बीच में डिस्टर्ब करूंगा कभी, ठीक है। जहां पे गड़बड़ हो रहा है वहां उसको सही करवाऊंगा, आपको डरना नहीं है, मैं डांट नहीं रहा हूं, ठीक है। और मैं ये जो पढ़ रही है उसको बोल रहा हूँ ऐसा भी नहीं है, मैं सबको बोल रहा हूँ, एक जनरल बात हो रही है, ठीक है। किसी को ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को तो बीच में रोक के सर ने डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा नहीं सोचना है, आपको करेक्ट करवाएंगे बेटा, राइट? यस सर। कैरी ऑन बेटा। चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैंने भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, ल्योत्से और लुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली। एक मिनट
लोह टेढ़ी से बोलो, मेढ़ी लोह नदी से। को लोह से, और नुत से। नुत से। हाँ, ये प्लेस का नाम है बेटा, ठीक है। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये वहाँ के प्लेस का नाम है। लद्दाख के आसपास का जो इलाका है वो वहाँ का नाम है, राइट। हाँ, पढ़िए आगे, अच्छा पढ़ रहे हैं आप। बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों की अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी, सीधे धरातल पर। बस 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 बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। चलो, अब कोई बॉय कह रहा था मुझे भी पढ़ना है सर, मैंने कहा था वो उसको चांस। सर मैं पढ़िए आप। हाँ बोलिए, पढ़िए। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बांधकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से पुल रास्ता बनाकर, माय डियर, पुल बनाकर। हाँ, जल्दी नहीं करना है बेटा, आराम से पढ़ना है, कहीं भागना नहीं है, हमें इसको ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओके सर। पढ़िए, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों को रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का चिन्हित कर। उसमें 1 मिनट रुक जाओ आप। देखो, ह के अंदर न बैठा है, आधा बैठा है न। ध्यान से देखो उसको, सभी बच्चे देखेंगे। यस सर। उसमें न आधा बैठा है, इसलिए उसको न का उच्चारण आएगा चिन्हित, चिन्ह चिन्ह चिन्ह, है ना, चिन्हित ऐसा बोलेंगे इसको, ठीक है। चिन्ह से बना है चिन्हित, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, हाँ आगे पढ़िए। चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले अभी लिया। जो पढ़ा ना बेटा आपने, 1 मिनट, अभी जो उच्चारण किया ना इस लड़के ने, चिन्हित कर, वो उसका राइट उच्चारण है, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, राइट। वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन बराबर होना चाहिए, यानी कि उसका जो उच्चारण है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर चिन्हित कर पढ़ेंगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, और अगर ऐसा हम लोग बार बार पढ़ेंगे तो फिर हम लोग लिखेंगे भी वैसा ही, उससे भी ज्यादा गंदा लिखेंगे, गड़बड़ लिखेंगे, ठीक है। इसलिए उच्चारण हमेशा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, राइट। इसकी वजह से मैं आपको बीच में डिस्टर्ब करूंगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, क्योंकि मैं अगर डिस्टर्ब नहीं किया तो फिर कोई और नहीं सिखाएगा आपको, ये सब चीजें सिखाएगा। नो सर। तो ये सर, हाँ वो सर की ड्यूटी है बेटा, है ना, कि आपको सही काम करवाना, ठीक है। मैं डांटूंगा आपको या मैं आपको बोलूंगा कि ये सही नहीं है, मतलब, लेकिन कोई और नहीं बोल पाएगा। कोई और आपने गलती निकाले, उससे अच्छा मैं गलती निकालू ना, हाँ, तो कोई और गलती ना निकाल सके, ठीक है। तो करेक्ट करवाना है, इसलिए बोलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव लेना है इस चीज को। अच्छा पढ़ रहे हैं, पढ़िए आगे। सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर का मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने पर 2 बार देखा था, नहीं 2 बार देखा था माय डियर, 2 बार देखा था। हाँ आगे बढ़ो। 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से बेस कैंप पहुंचने
पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैंने भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लोहचे और नुच्छे की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बर्फ की चट्टान तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें, बड़ी बड़ी 2 बार, बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। देखिए आप लोगों में इतना चेंज आया है, ठीक है। देखिए आप लोग जहाँ अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ आपकी तारीफ करना जरूरी है। आप लोगों में कुछ चेंजेस आया है। पहले आप लोग पढ़ने से थोड़े भागते थे, ठीक है, जिसका नाम लो वो लेफ्ट हो जाता था, बोलता था नेटवर्क इशू है, मतलब पढ़ने में इतना रुचि नहीं दिखाते थे। अभी आप लोग पढ़ने में अच्छा रुचि दिखाते हैं, मतलब आप लोगों को भी मजा आ रहा है, ठीक है। और आपके जो रीडिंग है स्किल है ना, रीडिंग कौशल होता है, वो कौशल इंप्रूव भी हो रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा साइन है। तो ये बाकी लोग भी जो रीडिंग नहीं करते हैं उनको करना चाहिए, यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में भी और घर पे भी, ठीक है। इसको प्रैक्टिस बनाना चाहिए, ठीक है, ये अच्छी निशानी है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़ रहे हैं, जो अभी तक नहीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे उन लोग भी पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब आपके अच्छे के लिए ही है, ठीक है। और जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप लोग करोगे, टीचर्स जैसे बोलते हैं वैसे, तो हमें आपका अच्छा पढ़ाई हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एंजॉय के साथ पढ़ें, आराम से पढ़ें, ठीक है। और उस काम में पूरी मदद करेंगे हम लोग आपकी, ठीक है। आपको सही डायरेक्शन और जितना जो कर सकते हैं उतना आपके लिए उसमें आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। 6 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, सॉरी 6000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया गया है। यानी वहां तक जो अग्रिम दल के नेता थे प्रेमचंद जी, उन्होंने अपनी टीम के साथ जाकर सफाई वगैरह कर दिया था। क्यों कर दिया था? ताकि इन लोगों को कैसा रहे, सुविधा रहे। आप लोग कहीं बाहर जाओ तो आपकी मम्मी जो है वो कई बार आपका बैग चेक कर देते हैं, थोड़े उसमें ठेपले, पानी की बोतल या कुछ चीजें खाने पीने की रख देते हैं। उस समय तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आगे चल के जब आप खोलते हो बैग तो पता चलता है अच्छा ये भी है वो भी है, तब थैंक यू बोलने का मन करता है कि मम्मी कितने प्यारे हैं, हाँ कितना अच्छा किया उन्होंने। करते कि नहीं करते भाई बच्चों के लिए? यस सर। हाँ, चकली है, चूड़ा है, कुछ पेपर है, कुछ पैकेट्स रख देते हैं, आपको जो पसंद की चीजें वो रख देते हैं, चॉकलेट्स रख देते हैं, करते हैं ऐसा, ठीक है। आपको जो पसंद है वो पता है मम्मी को, ठीक है। कल मदर्स डे था, आई होप आप लोगों ने सबने अपनी मम्मी को विश किया होगा, ठीक है। और विश करने से ही नहीं, मम्मी का रेस्पेक्ट भी करना है, क्योंकि वो सारा काम घर का देखते हैं, ठीक है। सबका ध्यान वो रखता है, बिना सैलरी के हमेशा काम करता है, छुट्टी भी नहीं लगती। तो ठीक है, जैसे हमारे घर वाले हमारी देखभाल करते हैं, वैसे ये अग्रिम दल के जो नेता थे उन्होंने आगे जाकर पूरा रास्ता साफ कर दिया था ताकि इनको क्या ना हो, तकलीफ ना हो, ठीक है। आगे देखिए, उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। देखो, जहां पर बड़ी बड़ी खाइयां थी वहां पे क्या कर दिया था, पुल बना दिए। किसके लिए? ताकि ये लोग आराम से जा सके, खाइयों में उतर के इनको खाइया पार ना करनी पड़े, इसलिए इन्होंने क्या किया था, पुल बना दिए। अभी आपने देखा होगा जहाँ पे भी अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट से कहीं भी सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, मान लो यहाँ से राजकोट ही जाते हैं मान लो, तो रास्ते में बहुत सारे पुल आते हैं कि नहीं आते भाई? आते हैं पुल। आप लोग टेक्स्ट भी कर सकते हैं और अनम्यूट करके भी बता सकते हैं रास्ते में पुल आते हैं या नहीं आते।
तो देखिए ये जो पुल आते हैं, ओके, ये जो पुल आते हैं वो पुल क्यों बनाए जाते हैं, कोई बता सकता है क्या? पुल नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? जरूरी होता है पुल बनाना? मैं पूछ रहा हूं आपसे, रस्तों पे, रोड पे पुल बनाते यस सर। क्यों बनाते हैं पुल? सर ताकि वो कोई कार का एक्सीडेंट ना हो सके, थोड़ी कार ऊपर से चली जाए, थोड़ी नीचे से चली जाए। चलो ये अच्छी बात है, श्याम ने बताया, ये तो ओवरब्रिज की बात है, उड़ान पुल जो होता है। मैं ओवरब्रिज की बात नहीं कर रहा हूं, अपन सीधे रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में पुल आता है, वो पुल क्यों बनाते हैं? ओवरब्रिज तो जो है वो सिटियों में बनता है, ठीक है, जहाँ हम नीचे खाई में ना गिर जाए, हम नीचे खाई में हाँ, अगर खाई में से रोड बना दे तो क्या होगा? मान लो चलो कोई पुल आ रहा है, वहां नीचे नदी बह रही है, तो हम नीचे नदी में से रास्ता बना दे तो क्या होगा? कौन बताएगा? पानी में चले जाएंगे पूरे। भाई नदी में क्या होगा? बरसात के ऋतु में बहुत ज्यादा पानी आ आएगा, और उस समय हम अगर उसके पानी के अंदर से गाड़ी निकालने जाएंगे तो गाड़ी भी बह जाएगी, हम भी बह जाएंगे। होगा ऐसा? होगा या नहीं होगा? यस सर। हाँ, तो रास्ता कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर पुल ढंग से नहीं बनाए हैं तो वो रास्ता कोई काम का नहीं है, क्योंकि बारिश के सीजन में उस रास्ते से आया जाया नहीं जा सकता अगर पुल नहीं बने हैं तो। मान लो चलो पुल टूट गया, बहुत ज्यादा पानी आ गया, किसी वजह से पुल टूट गया, तो क्या होगा? सरकार वापस पुल बनाएगी कि नहीं बनाएगी? यस सर। यस सर, बनाएगी, वापस बनाएंगे, और दूसरी बार जब बनाएंगे तब और अच्छा मटेरियल यूज करेंगे। यस सर। पहले जितना ऊंचा था उससे भी ज्यादा ऊंचा बनाएंगे। यस सर। यस सर, बनाएंगे, है ना? करते कि नहीं करते ऐसा? तो ये पुल जो है वो हमारी सुविधा के लिए है, और पुल अगर ढंग से बने हैं तो बारिश में, बरसात में कोई हमें प्रॉब्लम होती नहीं है। तो देखो ये अग्रिम दल के जो नेता थे, उनका जो दल था, उन्होंने क्या किया? एक तो पुल बनाया, दूसरा क्या किया? जहां पर पुल ना बन सके ऐसी कंडीशन थी, वहां पे क्या किया उन्होंने? रस्सियां बांधी। क्या किया? जहां पे पुल ना बन सके ऐसा था, वहां पे क्या किया इन्होंने? रस्सियां बांधी। अब देखो रस्सी क्यों बांधी होगी? क्योंकि जहां पर खाई है, ठीक है, और हमें पार करना है, मान लो खाई को, तो क्या होगा? कूद के पार नहीं किया जा सकता अगर बड़ी खाई है तो, और जहां पर पुल भी ना बन सके ऐसी कंडीशन है अगर, ठीक है, तो क्या करेंगे? वहां रस्सियां बांध देंगे, और उस रस्सी के सहारे इस पार से उस पार जाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है रस्सी बांध के कैसे जाते हैं? यस सर। ठीक है, तो देखो एक तो पुल बनाए, दूसरा रस्सियां बनाई, तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर। देखो झंडियों से रास्ता चिन्हित कर का मतलब कोई चिन्ह कर देना। अभी मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको कि आप मान लो किसी सिटी में चले गए हो, ठीक है, अहमदाबाद चले गए हो या मुंबई चले गए अभी, ठीक है, ऐसी सिटी में जहाँ पे आप पहले गए हुए नहीं हो, मान लो बेंगलोर चले गए, तो वहां पे आप अकेले निकले जहाँ रहते हो वहां से, या जिसके घर गए हो वहां से, तो क्या होगा? चार रास्ता आएगा कि नहीं आएगा? चार रास्ता। यस सर, चार रास्ता आएगा। चार रास्ते से आप अगर जाते जाओ किधर भी, तो बहुत दूर चले जाओ मान लो आप, ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना कुछ ध्यान दिए, अगर आप चलते जाओ तो आप वापस घर आ सकते हो, जहाँ से गए थे वहां वापस आ सकते हो आप? नो सर, भूल जाओगे फिर कहाँ से आए थे वो। हमें क्या करना होता है? जो भी चार रास्ता आता है या जो भी रास्ता है हम जहाँ से जा रहे हैं, किसी दुकान का नाम, किसी बड़े शोरूम का नाम, किसी होटल का नाम, किसी बगीचे का नाम, या कुछ भी हमें पढ़ लेना होता है। समझ में आ रहा है? करते कि नहीं करते भैया ऐसा? या किसी से पूछ लेना होता है। हाँ, वो तो भूल जाए तब पूछना होता है, लेकिन अगर हम अकेले जा रहे हैं मान लो, ठीक है, या तो कहीं रवा पर रोड का बोर्ड लगा हुआ है, कहीं शनाला रोड का बोर्ड लगा है, कहीं भक्ति अगर सर्कल लिख रखा है, या कोई पुल का काम चल रहा है, या अमूल दुग्धालय पास में है, या कुछ ना कुछ हमें याद रखना होता है कि यहाँ से हम मुड़े थे। ये किसका काम है? होशियार व्यक्ति का काम है। होशियार यानी टैलेंटेड व्यक्ति कहीं भी जाता है तो देख लेता है, कुछ न कुछ याद रख लेता है वो। या तो कोई बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, मान लो ओम टावर बना हुआ है चार रास्ते पे, तो वो देख लेता है कि हाँ यहाँ ओम टावर बना हुआ है,
तो जब वो वापस आएगा तो देखेगा हाँ ये ओम टावर है, मतलब यहाँ से ही आए थे अपन। ठीक है, ऐसे याद रख लेता है। ठीक है, जैसे ये अमित जनरल स्टोर है यहाँ पे, तो अमित जनरल स्टोर से हम लोग मुड़े थे, ऐसा याद रख लेता है। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ निशानियां याद रख लेनी होती है हमें समझ में आ रहा है? वो निशानियां हमें क्या करती हैं, हमें पता चलता है जिससे कि यहाँ से गए थे। ठीक है, तो ये वहां से जो रास्ता है, वहां पर तो देखो कोई है नहीं, वीरान है। ठीक है, कहाँ पर? पर्वत के ऊपर। किसी को पूछोगे कैसे? वहां कोई होगा ही नहीं तो किसको पूछोगे? और रास्ता जो है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यानी पूरे रास्ते में बर्फ ही बर्फ है। जो पेड़ पौधे हैं उसके ऊपर भी बर्फ गिर रही है, तो पूरा सफेद 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 ही दिख रहा है, एक जैसा ही। भाई पूरा जब एक से एक जैसा दिखेगा तो रास्ता कहाँ है, हम लोग कहाँ से गए थे, है ना, या कौन सा सही रास्ता है, वो कौन बताएगा वहां? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आप लोगों को मैं जो कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अभी आप लोगों में से कोई कच्छ के रण में गया है? यस सर, मैं गया हूँ। तो कच्छ के रण में देखो गर्मियों में क्या होता है, पूरा रण सफेद, हाँ पूरा रण सफेद दिखता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर पानी में जो है वो नमक है, और ये पानी जब सूख जाता है गर्मियों में तो नमक जो है वो सफेद होता है और वो रेत के अंदर मिल जाता है, तो पूरा रण सफेद सफेद दिखता है। अगर आप रण के बीचों बीच चले जाओ तो सब एक जैसा ही दिखता है। वहां पर आप किधर से आए थे, किधर आपको जाना है, वो पता नहीं चलेगा वहां पर। भाई दिशा भ्रम होता है कि नहीं होता है हमें, कि कौन सी दिशा से हम आए थे पता नहीं चलता है हमको। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो देखो सिटी में भी ऐसा होता है। सिटी में कई बार हम लोग रास्ता भूल जाते हैं, या तो दिन में अगर गए हो तो फिर रात में सब अलग अलग दिखता है, या ध्यान नहीं रखा तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सारा वातावरण जो है उसमें पूरा बर्फ बर्फ दिखता है। कैसा दिखता है? पूरे में बर्फ दिखता है। ठीक है, और वो बर्फ दिखने से रास्ता भूल जाता है, और रास्ता अगर याद भी हो तो उसमें बर्फबारी हो जाती है, बर्फ से पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से पूरा एक जैसा ही दिखता है। अभी मैं आपको दिखाऊं, ये जो मैंने बर्फ का निशान बनाया है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये जो टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े बर्फ के टुकड़े हैं। अब ये बर्फ के जो टुकड़े हैं वो क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बर्फ जो है वो चिपक जाती है और बड़ी चट्टान बर्फ की बन जाती है। ठीक है, तो ये रास्ते को चिन्हित करने के लिए कोई पेड़ है, कोई झाड़ी है, उस पर कोई कपड़ा बांध दिया, या कोई बर्फ के उसके ऊपर बर्फ, उसके ऊपर बर्फ, ऐसे करके करके रख दिया। ऐसा कुछ न कुछ चिन्ह बना दिए थे, निशान बना दिए। या तो कहीं पे कुछ निशान बना दिया, पेड़ की जो तना है उसके ऊपर, है ना, तीर का निशान बना दिया कि यहाँ से जाना है। ऐसे कोई न कोई निशान बना दिए थे उन्होंने। समझ में आ रहा है? किसने? अग्रिम दल के जो नेता थे प्रेमचंद जी, उनके साथियों ने, उनके ग्रुप ने, समूह ने। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, ठीक है। तो जैसे हम लोग याद नहीं रख लेते हैं कि भाई ये वो टोडा सेंटर है उसकी गली में, या स्काई मॉल वाले रास्ते से, ऐसे याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं हम लोग? हाँ, नेहरू गेट के सामने, हाँ यस सर। ऐसे याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं, है ना? गेंडा सर्कल के उधर, ऐसे हम लोग याद रखते हैं किसी भी चीज को। तो इन्होंने भी ऐसे निशान बना दिए। समझ में आ रहा है? सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। जायजा लेना मतलब क्या, कौन बताएगा? कोशिश भी कर सकते हैं आप लोग, जैसे इतना सर पूरा रिपीट देख करिए। लिया था, पूरा देख लिया जायजा था, लेना, पूरा जायजा देख लिया लेना था और मतलब मेजर क्या? कर लिया था, मेजर कर लिया था और पूरा हाँ, देख मतलब लिया था। भांप लेना, सब कुछ देख लेना। ठीक है, पूरी जानकारी ले लेना कि क्या क्या हो सकता है वहां पे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करना है, ऐसा हो जाएगा, मतलब हर स्थिति से समझ लेना ढंग से। देखिए हम लोग कहीं जाते हैं अगर, तो उससे पहले हम लोग टिकट बुकिंग करवाते कि नहीं करवाते? मान लो आपको जाना है, हावड़ा जाना है मान लो अभी, तो हावड़ा का टिकट बुकिंग करवाना पड़ेगा, चाहे ट्रेन से कराओ, फर्स्ट क्लास का कराओ, चाहे फ्लाइट का कराओ, है ना? चाहे अगर आप खुद के ट्रांसपोर्टेशन से जा रहे हैं तो कौन सी गाड़ी लेके जाना है,
और जो गाड़ी लेके जाना है उस गाड़ी का पहले सर्विसिंग तो करवाना पड़ेगा, दूर ले जाना है ना, करवाना पड़ेगा चेकअप पूरा। यस सर। हाँ, वहां जाने से पहले 4 दिन पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन से ड्रेस पहनोगे आप, करना पड़ेगा। और अगर बारिश का टाइम है तो रेनकोट रखना पड़ेगा। अगर ठंड का सीजन है, आप मान लो जम्मू कश्मीर जा रहे हो, तो फिर आपको गर्म कपड़े तो ले जाने पड़ेंगे। यस सर। हाँ, अगर यस सर। हाँ गर्म इलाके में आप जा रहे हो तो फिर आपको कॉटन के कपड़े तो ले जाने पड़ेंगे। मतलब सब चीजें हमें देख दाख के करना पड़ता है, ठीक है, प्लानिंग करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि उठे और चले आराम से, जहाँ जाना है वहां चले गए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को प्लानिंग करना होता है परफेक्ट, ठीक है। वापस कब आएंगे उसका भी टिकट होता है, कितने दिन रुकेंगे उसके हिसाब से हमें ड्रेस ले जाना है, ठीक है। प्लानिंग भी करना होता है कि वहां से वहां आगे गाड़ी कुछ मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे जाना है। नहीं तो अपन जाके बैठ गए और पता चले ट्रेन ही नहीं है, बुकिंग करनी होती है। हाँ, बुकिंग तो क्या करनी। करेंगे। हाँ, ये सारा चीज हमें प्लान करना होता है। तो इस सब चीज का इन्होंने जायजा ले लिया था, समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो सकता है, वो सब पता कर लिया था, ठीक है। ये सब किसके लिए किया था, ताकि ये जो दल यहाँ से जा रहा है उनको कोई परेशानी ना हो, समझ में आ रहा है, उनकी सहूलियत मिले, उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए किया था। समझ में आ रहा है। यस सर। तो जायजा का मतलब आप लिख लेना कि पूरा उसके बारे में हर चीज देख लेना हर तरह से, ठीक है। माप तो हाँ, उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलवाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे ग्लेशियर बर्फ की एक नदी बहती है। देखो, जहां पर नदी बहती होगी उस इलाके में वहां पे क्या होता होगा मैं आपको बताता हूँ। कई बार आप लोग फ्रीजर के अंदर कुछ बर्फ जमाने के लिए रखते हैं, ट्रे रखते हैं या कोई कटोरी में भी रखते हैं, बर्फ तपेली में भी अपन रख सकते हैं बर्फ जमाने के लिए, अगर किसी को बर्फ जमाना है तो। रखते कि नहीं रखते। यस सर। तो उसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर बर्फ जम जाता है ना। ऊपर हमें ऐसा लगता है कि पूरा बर्फ जम गया है, लेकिन बीच में अंदर पानी होता है ऐसा बर्फ जमने से पहले, अगर बहुत ज्यादा देर में जमता है तो होता है ऐसा। तो नदी में भी क्या होता है, आप एक चीज और आपको पता होगा, किसी अवस्था की किसी चीज की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना। तो ये सॉलिड, बर्फ जो लिक्विड, है वो गैस। ठोस अवस्था है, हाँ ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो ये सॉलिड है, वो लिक्विड में भी बनता है, उसका पानी होता है, जब उसको भाप बन जाता है तो उसको गैस बोलते हैं, राइट। तो ये जब बर्फ जमता है, ठीक है, तो बर्फ जो होता है उसको कभी आप पानी में डाल के देखना, बर्फ ऊपर तैरता है। पानी में अगर आप डाल दो ना बर्फ, कोई बर्फ का टुकड़ा है ट्रे में, है ना, उस टुकड़े को आप लेके पानी में डालना, कभी भी वो तैरेगा पानी में। समझ आ रहा है। यस सर। तैरता है, बर्फ डूबता नहीं है पानी में। तो एक चीज देखना, ये जो बर्फ ऊपर पानी की नदी बह रही है उसके ऊपर बर्फ गिरता रहता है, तो क्या होता है, वो तैरता रहता है, उसके ऊपर फिर से बर्फबारी होती रहती है भाई, बर्फबारी तो कंटिन्यू। तो उसके ऊपर जो है ये जमती जाती है उसकी परत, किसके ऊपर, नदी के ऊपर। समझ आ रहा है। और उसकी बर्फ के गिरने से और उसकी जो परत है उसकी जमने से वो जो परत है वो मोटी होती जाती है, लेकिन अंदर क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। और वो पानी कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि बर्फ गिर रही है ऊपर से। और जब ये बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखो बर्फबारी होती रहती है और ऐसे जो टुकड़े बन जाते हैं छोटे छोटे बर्फ के, वो टुकड़े जुड़ जाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उससे बहुत बड़ी चट्टान बन जाती है। समझ में आ रहा है। और ये चट्टान बहुत जब भारी हो जाती है तो पानी के अंदर दब जाती है, वो धंस जाती है। समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यस सर। तो अब देखो, हमें तो अंदर से नदी बह रही है, लेकिन हमें ऊपर से क्या दिखेगा, बर्फ ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा ऊपर से बर्फ। यस सर। मान लो उस बर्फ के ऊपर से शाम चलने जा रहा है, अभी शाम को नहीं पता है कि कहाँ पे धंस जाएगा, या कहाँ पर तो बर्फ ऐसी है कि जिसके ऊपर पैर रखा जा सकता है, कहाँ पर पैर नहीं रखा जा सकता, वो शाम को पता नहीं है ना। मतलब जो भी जा रहा है, बचेंद्री पाल जा रही है, या मैं उदाहरण दे रहा हूँ, शाम वहां जाने वाला नहीं है, लेकिन तो
वहां पे अगर वो दब गया और आप अंदर चले गए तो फिर बाहर वापस नहीं निकल सकता है। समझ में आ रहा? कोई भी अगर उसके अंदर एक बार चला गया, वो बर्फ के अंदर जो चला गया, नदी के अंदर, चट्टान के अंदर, वो कभी वापस नहीं निकल सकता है बाहर। समझ में आया? जैसे आपने देखा होगा टीवी में, रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो निकल जाते हैं। वो निकल सकता है, लेकिन वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना मतलब वो उसके साथियों के लिए बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, और अंदर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बर्फ बहुत ठंडी होती है, अंदर जो पानी होता है वो भी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। वो अंदर हाथ पैर मार सकता है, कोशिश कर सकता है, कब तक? जब तक उसके हाथ पैर दुखने ना आ जाए। और जब दुखने आ गए, हाथ पैर दुखने लगेंगे और सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तब वो फिर सरेंडर करता है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका उदाहरण मैं देता हूं। आपने देखा होगा दलदल। ठीक है, दलदल में कोई फंस जाता है तो वो वापस बाहर नहीं निकल सकता है, वो धंसता जाता है अंदर। शुरू में जब व्यक्ति दलदल में गिरता है, दलदल समझते हो आप? कीचड़ जैसा होता है वो, एकदम लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और उसके अंदर कोई धंसता जाता है, तो जब तक उसको सॉलिड कोई सहारा ना मिले, कोई रस्सी है या कोई है, तब तक वो फिर अंदर जाता ही जाता है वो अंदर, क्योंकि अंदर उसका कोई लिमिट नहीं होता है, वो अंदर ही धंसता जाता है। समझ में आ रहा है? कोई कीचड़ है या कोई ऐसी लिक्विड चीज है, उसमें आप पत्थर रख दो तो क्या होगा? धीरे धीरे वो पत्थर अंदर ही जाएगा कि नहीं जाएगा? जस्ट वैसा ही कंडीशन होता है। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो जो ग्लेशियर की जो नदियां होती है, वो ऊपर से तो ऐसे दिखती हैं कि बर्फ है पूरा, लेकिन वो बर्फ कहां से धंस जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, और उसके ऊपर चलना कितना खतरनाक होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे समझ आ रहा है आपको? खतरा कितना है वो पता चलता है इससे। समझ आ रहा है? तो ये बहुत खतरनाक है। किसके लिए? हमारी जान के लिए। जान का जोखिम है पूरा। अंदर गए मतलब जान गई। ठीक है, और उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। रेस्क्यू करने के लिए कोई अंदर थोड़ी ना जाएगा। मान लो उसको बचाने के लिए कोई गया तो वो भी गया, फिर भाई वो बाहर से हमें दिखता होगा तो उसको रेस्क्यू करें ना, रस्सी डाले अंदर, उसको बोले पकड़ के आ जा भाई। लेकिन हम लोग पकड़ के खींचे, पता चले वहां से टूट गया तो हम भी अंदर। इसके लिए हमारे पास सॉलिड जगह तो चाहिए जहां पे हम लोग खड़े रह सके, जहां हमें पता हो कि हम नहीं गिरेंगे, तो रेस्क्यू कर सकते हैं ना। और वो दिखना चाहिए ना व्यक्ति जो गिरा है वो। समझ में आ रहा है? अगर वो दिखे ना तो रेस्क्यू नहीं हो सकता है। क्लियर है? और सबको अपनी जान प्यारी है, कोई मरना चाहता है, और वो भी ऐसे मरना तो नहीं चाहेगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक? यस सर। तो बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। देखो, बर्फ की नदी है, बर्फ का गिरना जारी है, मतलब बर्फ जो है दिन और रात गिरती ही रहती है। ठीक है, तो देखो बर्फ गिरती रहेगी तो क्या होगा? जो भी चीज है उसके ऊपर और जमता जाएगा ना भाई, जमता ही जाएगा। ठीक है, आप देखना बर्फ जो होती है वो बर्फ से चिपकती है। उसका एग्जांपल मैं आपको देके बता देता हूँ। मान लो आप अपना जो फ्रिज है आपका, ठीक है, उसके फ्रीजर में आपने रस रखा है, आम का रस बना के, और आपको जल्दी ठंडा करना है आम का रस, इसलिए आपने फ्रीजर के अंदर रख दिया। अब रस जो है वो तो गर्म है भाई। बाहर आप रस बनाते हो, उसमें दूध और पानी डाल के, आम के जो है उसको मिक्सर में डाल के बनाते हैं रस, तो रस जो है वो गर्म है, और फ्रीजर के अंदर वातावरण कैसा? एकदम ठंडा है। तो उस तपेली को जब अपन रखते हैं फ्रीजर में, तो पहले से अंदर बर्फ जमा हुआ ही होता है, नीचे ऊपर सब तरफ जमा हुआ होता है, और उस तपेली को हम ढक देते हैं ढक्कन से। अब उस तपेली के बाहर अपने आप बूंदे आ जाती हैं, क्योंकि बाहर वातावरण, मतलब उसके अंदर, फ्रीजर के अंदर वातावरण बहुत ठंडा है, और तपेली के अंदर जो सामान है या जो भी लिक्विड है वो गर्म है, तो उसकी वजह से उसके बाहर अपने आप बूंदे जम जाती है, और उसके अंदर गैस चलती है, गैस के फव्वारे चलते हैं। किसमें? फ्रीजर के अंदर। सब चलते कि नहीं चलते भाई? ठीक है, उस फवारों से उसके ऊपर पानी की बूंदे जम जाती हैं। वो पानी की बूंदे जो है वो धीरे धीरे उतरती हैं, कहां पर? तपेली के नीचे, और जहां पर वो बूंदे उतरती है वहां पर भी वो जो बूंदे हैं वो पानी बन जाती है, और वो पानी का बर्फ बन जाता है, और वो जो बर्फ होता है वो उस तपेली से चिपक जाता है। तो आप देखना, आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे बाद अगर आप उस तपेली को लेने जाओ तो वो तपेली चिपक जाती है अंदर, फ्रीजर के अंदर चिपकती है।
यस सर। यस सर। चिपक जाती है। और हमें अगर उसको लेना है तो हमें जोर लगाना पड़ता है और आवाज भी आती है फिर खट से, तब वो अलग होती है वहां। इतना अच्छी से सॉलिड चिपक जाती है वो। समझ में आ रहा है? तो मेरे कहने का मतलब ये था, बर्फ जब होती है एक जगह, उसके ऊपर और बर्फ गिरती है तो वो बर्फ बर्फ से चिपक जाती है। क्लियर है? यस सर। उसी से चट्टान बनती है। कभी इतनी बड़ी चट्टान ऊपर से नहीं गिरती है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, वो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जम जाते हैं और चिपक जाते हैं, जिससे बड़ी चट्टान अपने आप बन जाती है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये बर्फ गिरना जारी है। हिमपात में अनियमितता और अनिश्चितता बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकता है। अभी देखो, हिमपात का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? बहुत सरल है, एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है। बर्फ से नहीं हूँ आपके उत्तर से। बर्फ से ढका हुआ उत्तर दे रहे हैं वो सही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, बर्फ का हिमपात मैंने बताया माय डियर, बर्फ का पूरा चट्टान, बर्फ का गिरना, बर्फ का गिरना। ठीक है, हिमपात यानी बर्फ गिरना। ठीक है, याद रखना, पर गलत याद मत रखना। तो हिमपात की अनियमितता, अनियमितता यानी देखो, अनियमितता किसको कहेंगे कि जो नियमित ना हो, जिसका कोई टाइम टेबल ना हो, कब बर्फ गिरेगी, कब नहीं गिरेगी, कब ज्यादा गिरेगी, कब कम गिरेगी, वो किसी को पता नहीं है। जैसे हमारे भारत में जो वर्षा होती है उसकी अनियमितता है, कभी तो बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, कभी वर्षा ही नहीं होती है। ठीक है, कभी इतनी हो जाती है कि सब तरफ पानी पानी हो जाता है, ये अनियमितता कहेंगे। ठीक है, यानी कोई फिक्स नहीं है कि कितनी होगी या कितनी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको अनियमितता कहेंगे। तो ये अनियमितता और अनिश्चितता, कोई निश्चित नहीं है कि बर्फबारी होगी होगी या नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें हैं, वो क्या है? प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, यानी प्राकृतिक चीजों का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अनिश्चितता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, समझ में आया? अनियमित और अनिश्चितता। यस सर। हाँ, तो अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। अभी देखो, मान लो हमने कोई मंडप बनाया है या हमारा कोई प्रोग्राम है, ठीक है, और वो गर्मियों के टाइम में है, तो हमारा जो तैयारी होगा वो उस हिसाब से होगा। और अगर अनएक्सपेक्टेड अचानक से बारिश आ गई तो क्या होगा? आपने जो जितनी व्यवस्था की है, जितनी तैयारी की है, वो चौपट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चौपट हो जाएगी ना सारी व्यवस्था। यस सर। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि हमने जो भी व्यवस्था की है अभी तक वहां जाने के लिए, इन लोगों के लिए, वो व्यवस्था कभी भी गड़बड़ा सकती है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमने जो सही करके आए हैं रास्ता वगैरह सब, वो वापस खराब हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं। फिर और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है, यानी हमने अभी तक जो रास्ता साफ किया है वो वापस खराब भी हो सकता है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। देखो, एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। वो कौन था? जलवायु अनुकूल न होने के कारण। ये अनुकूल न होना यानी हमारे फेवर में नहीं होना। कोई काम हमारे फेवर में नहीं होता है, यानी हमारे लिए जो अच्छा नहीं होता है, जिससे हमारे को तकलीफ होती है, ऐसा काम। एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। रसोई सहायक यानी क्या? रसोई के काम में हेल्प करने वाला, हेल्पर जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? हेल्पर यानी जो लाना ले जाना, छोटी मोटी चीजें करना, उसमें मदद करता है रसोई की, रसोई का काम जो करता है उसको हेल्पर कहेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। आशाजनक स्थिति यानी अच्छा नहीं सोच रहे थे, ये लोग पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे। ठीक है, पॉजिटिव को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक, कि इनको ऐसा नहीं लग रहा था कि हमारी यात्रा सफल होगी और हम लोग अच्छे से वहां पे पहुंच जाएंगे, ऐसा इनको नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब शुरू किया था, है ना, उस समय भी क्या हो रहा? Sir, you are paused and you are not audible also.
सर सर you are paused. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप लेफ्ट हो गए। आज पढ़ते हैं, ठीक है। हेलो, यहाँ तक ही पढ़ते हैं, अभी टाइम पूरा हो रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप क्वेश्चन आंसर जहाँ पे हैं वहाँ पे आ जाइए। मौखिक प्रश्नों की अपन बात करते हैं, ठीक है। मौखिक प्रश्नों की बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये प्रश्न आपको करना है। दूसरा, लेखिका को सागरमाथा नाम अच्छा क्यों लगा, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये अपने हिसाब से लिखना है, सागरमाथा नाम अच्छा क्यों लगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा, ध्वज जैसी कौन सी चीज लग रही थी भाई, वो भी करना है आपको, ठीक है। पहाड़। हाँ। चौथा, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हो गई और कितने घायल हुए, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी शेरपा की और 4 लोग घायल हो गए, ठीक है। पांचवा, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा, ये भी आपको करना है। ये 5 प्रश्न आपको नोटबुक में करने हैं, ठीक है। हो जाएंगे या किसी को डाउट है इसमें? यस सर, हो जाएंगे। थैंक यू सर फॉर टीचिंग। अभी तक हाँ, अभी तक जो समझाया पढ़ाया वो समझ में आया सबको, या कोई डाउट है किसी को? यस सर, ऑल थिंग इज क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। सब लोग घर पर रहें, सुखी रहें, खुश रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। नाउ यू stay safe. Now you can leave the class. Thank you children. Bye.